हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से इंडस वैली सिविलाइजेशन के मटेरियल कल्चर के विषय में चर्चा करूँगी। यदि हम यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के मटेरियल कल्चर के विषय में बात करते हैं तो इसमें उस काल में जो कला रही थी उसकी चर्चा इसके अधीन हम करते हैं। मेरा यह प्रयास है इन वीडियोस के थ्रू कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टॉपिक से संबंधित पूछे जा सकते हैं उसका भी समावेश मैं अपने इन वीडियोस में कर सकूं, और उम्मीद करती हूं कि मेरे ये वीडियोस यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स और जो वेरियस कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मददगार साबित होंगे। यदि हम आर्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के विषय में बात करते हैं तो इस काल में हम देखते हैं कि कला के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ था तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी हम विकास यहाँ पे देखते हैं, और इसके विषय में और अधिक आगे मैं आप लोगों से इस वीडियो में चर्चा करूंगी। हड़प्पा सभ्यता वैश्विक स्तर पर मान्य विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। अगर हम हड़प्पा सभ्यता के कला और वास्तुकला के संदर्भ में विचार करते हैं तो हम यह देखते हैं कि सिंधु नदी के तट पर एक विशाल सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ था, जिसने धीरे धीरे उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत के विशाल भूभाग में अपना विस्तार कर लिया था, और इसे आज पूरा विश्व हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानता है। हड़प्पा सभ्यता की कला और वास्तुकला अपने आप में जीवंत कल्पना तथा कलात्मक संवेदनशीलता, इन दोनों का अद्भुत समावेश को अपने आप में सन्निहित किए हुए है। आगे यहाँ पे यदि और अधिक इसके विषय में हम बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन स्थलों से प्राप्त अनेकानेक मूर्तियाँ, आभूषण, मोहरे, मृद्भांड, इनसे हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में कला एवं वास्तुकला उन्नत अवस्था में विद्यमान रही थी। हड़प्पा सभ्यता में हमें चित्रकला से संबंधित कई महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के चित्रकला के साक्ष्य हमें सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों और मृद भांडों में उत्कीर्ण चित्रों से मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की कला के संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हमारे समक्ष उपस्थित होता है वह है हड़प्पा स्थलों पर पाए गए मूर्तियों में प्रयुक्त कलात्मक तकनीक। हड़प्पा स्थल से अगर हम मूर्तियों को देखें तो मिट्टी, पत्थर, कांसे से बने मूर्तियां हमें प्राप्त हुई हैं। यद्यपि उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है, लेकिन कलात्मक दृष्टिकोण से काफी उच्च कोटि की प्रतीत होती हैं। वास्तव में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई पत्थर की मूर्तियां त्रिआयामी वस्तु बनाने का उत्कृष्ट नमूना है। मूर्तियों में से इतिहासकार इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के समय विद्यमान कलाकार बहुत अधिक उच्च कोटि की कलात्मक सूझबूझ और कल्पना शक्ति वाले कलाकार होंगे, और यही कारण है कि इनके द्वारा बनाए गए मूर्तियां एकदम स्वाभाविक प्रतीत होती हैं तथा इन मूर्तियों के अंगों में हमें वास्तविक मानव अंगों की झलक मिलती है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जितने भी कला के क्षेत्र में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है हड़प्पा सभ्यता का, ये मुख्यतः जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं तथा उत्खनन में जो मोहरे प्राप्त हुए हैं, और साथ ही साथ जो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इस काल में जितनी भी उत्खनन में प्राप्त सामग्री है या मृद भांड है, उनसे भी हमें इस समय के कला तथा चित्रकला के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यदि हम कला के क्षेत्र में बात करें तो इनमें सबसे प्रमुख मोहरें आती हैं, जिसे हम सील्स के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की कला एवं वास्तुकला के संदर्भ में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम यह देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मोहर का प्रचलन रहा था। सिंधु सभ्यता से संबंध रखने वाले लगभग 2500 मोहरें हमें प्राप्त हुई हैं। अगर हम इन मोहरों की बनावट की ओर ध्यान देते हैं तो हम यह देखते हैं कि यह मोहर प्रायः वर्गाकार या आयताकार बने हुए हैं। इन वर्गाकार मोहर पर पशु के चित्र के साथ साथ लिपि भी उत्कीर्ण है। यदि हम सील्स को देखते हैं तो यहाँ पे जो है ये सन बर्न्ट एक्चुअली दिखता है, और साथ ही साथ जो है इसके जो शेप्स एक्चुअली मिले हैं वो बेसिकली वर्गाकार तथा आयताकार मिले हैं। और ये इनका उपयोग न सिर्फ हम कह सकते हैं कि कला के दृष्टिकोण से, बल्कि वाणिज्य और व्यापार के दृष्टिकोण से भी मोहरें जो हैं वो महत्वपूर्ण उस काल में रही थी।
और इन मोहरों का इम्पोर्टेंस इसलिए भी बहुत अधिक हो जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए, क्योंकि इनसे ही हमें उस समय के सामाजिक स्थिति जो रही थी, आर्थिक स्थिति रही थी, इसके विषय में तथा रिलीजियस जो कंडीशन रहा था, इसके संदर्भ में भी हमें जानकारी प्राप्त मोहरों से होती है। अगर हम आयताकार मोहर को देखें तो हमें यह जानकारी मिलती है कि इस मोहर पर सिर्फ लिपि उत्कीर्ण है। सिंधु सभ्यता से संबंधित उत्खनन में प्राप्त मोहरें ज्यादातर सेलखड़ी से निर्मित रही हैं। इस संदर्भ में यदि हम बात करें तो डॉक्टर मजुमदार का कथन महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि इन मोहरों का निर्माण हाथी दांत से हुआ होगा तथा इनका प्रयोग उच्च वर्ग के द्वारा व्यापार करने के लिए किया जाता था। यह भी संभावना जताई गई है कि इन मोहरों का प्रयोग सिक्कों की तरह होता होगा, किंतु इस संभावना से अधिकांश इतिहासकार सहमत नहीं रखते हैं। अधिकांश मोहरों पर पशु चित्र उत्कीर्ण हैं और अगर मोहरों पर उत्कीर्ण पशु चित्रों की बात करें तो हम यह देखते हैं कि अधिकांश मोहरों पर जितने भी पशु इंगित किए गए हैं उनमें एक श्रृंगी पशु, हाथी, बकरी, बाघ और भैंस की आकृति उत्कीर्ण की गई है। अगर हम संख्या के अनुपात में प्राप्त मोहरों को देखें तो हमें यह जानकारी मिलती है कि सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु की मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिसे हम यूनिकॉर्न बुल के नाम से भी जानते हैं। इसकी आकृति हमें सबसे अधिक देखने को मिलती है जितने भी सील्स जो प्राप्त हुए हैं। इन मोहरों की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इनमें जानवरों के आकार पर चित्र लिपि से संकेत चिन्हों का प्रयोग इनमें किया गया है। कुछ मोहरों पर जहां लिपि उत्कीर्ण पाई गई है, वहीं कुछ मोहरों पर अर्धमानव तथा मानव की आकृतियां जो हैं वह उत्कीर्ण की गई हैं। ज्यामिति से संबंधित तरह तरह के नमूने भी हमें इन मोहरों पर दिखाई देता है। अगर हम भौगोलिक स्तर पर देखें तो हमें यह जानकारी मिलती है कि सिंध प्रदेश में पाए गए मोहरों में व्याघ्र चित्रण उत्कीर्ण है। सिंधु प्रदेश के अतिरिक्त कालीबंगा की मोहर पर भी हमें बाघ का चित्र उत्कीर्ण मिलता है। अगर हम चनुदड़ों की बात करें तो वहां प्राप्त मिट्टी की मोहर पर 3 घड़ियाल और 1 मछली का चित्र बना हुआ है। हड़प्पा से प्राप्त मोहर में एक गरुड़ और दूसरे मोहर पर एक खरगोश का चित्र उत्कीर्ण मिला है। सिंधु सभ्यता की मोहरों में सिंह का चित्र नहीं प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों में पशुपति शिव का चित्र हमें उत्कीर्णित मिलता है। लोथल से प्राप्त मोहरों पर बीज बोने के यंत्र जैसी एक आकृति अंकित दिखाई देती है। विभिन्न मोहरों पर पीपल, बबूल जैसे वृक्षों के चित्र भी अंकित पाए गए हैं। कुछ मोहरों से स्वास्तिक के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक खनन के चरण में आलमगीरपुर से कोई मोहर प्राप्त नहीं हुआ है। कालीबंगा से 8 मोहरें प्राप्त हुई हैं। सुखदोदा से 1 मोहर प्राप्त हुआ है तथा रोपड़ से भी 1 मोहर प्राप्त हुआ है। मुख्य रूप से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में अधिक संख्या में मोहरें प्राप्त हुई हैं। 1200 मोहर सिर्फ मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई हैं। अगर हम इन मोहरों के आकार के विषय में बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि यह 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के आकार में निर्मित है। तांबे की मोहरों हमें लोथल और देशलपुर से प्राप्त हुई हैं। अगर हम प्राप्त सभी मोहरों के आकार को देखें तो 3 प्रकार के आकार इन मोहरों के प्राप्त हुए हैं, जिनमें वर्गाकार, त्रिकोणीय और आयताकार प्रमुख हैं। और अधिक यदि हम मोहरों के विषय में बात करें तो हम यह देखते हैं कि साथ ही साथ इन मोहरों को बनाने में मुलायम पत्थर स्टेटाइट का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है। अधिकांश मोहरों पर चित्राक्षर लिपि अर्थात पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट हमें दिखाई देता है, जिसमें मुद्रालेख अंकित है, किंतु इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। उल्लेखनीय है कि इन मोहरों पर जो मुद्रालेख लिखा गया है वह दाएं से बाएं की ओर लिखा गया है। उल्लेखनीय है कि अभी तक प्राप्त मोहरों में गाय का कोई भी साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ है। मोहरों के विषय में यदि और अधिक हम बात करें तो हम यह देखते हैं कि इतिहासकारों का मत है कि इन मोहरों का प्रयोग मुख्य रूप से व्यापार,
प्रयोजनों के लिए किया जाता था, किंतु शैक्षणिक उद्देश्य के लिए भी इनका प्रयोग संभवतः होता था। सेलकड़ी के अतिरिक्त गोमेद, चकमक पत्थर, तांबा, कांस्य और मिट्टी से निर्मित मोहरें प्राप्त हुई हैं। मुख्य रूप से इन मोहरों पर एक सींग वाला सांड, गैंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, भैंस इत्यादि के चित्र उत्केरित प्राप्त हुए हैं। अगर हम मोहरों पर उत्कीर्ण जानवरों की तस्वीरों को देखें तो हमेशा सहज ही यह ज्ञात होता है कि जानवरों की आकृतियों में विभिन्न स्वाभाविक मनोभावों की अभिव्यक्ति दर्शाई गई है। इन मोहरों का प्रयोग कुछ व्यक्तियों के द्वारा बाजूबंद की तरह भी किया जाता था, जिसके संदर्भ में इतिहासकारों का मत है कि इसका उद्देश्य उन व्यक्तियों के द्वारा अपनी पहचान को प्रदर्शित करना था, जिस तरह आज के समय में पहचान पत्र की भूमिका होती है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे उल्लेखनीय मोहर यह है कि जिसके केंद्र में एक मानव आकृति और उसके चारों ओर कई जानवर बने हुए हैं। इतिहासकारों द्वारा इस मुद्रा के पशुपति मोहर के होने का बताया गया है। इन मोहरों की आकृति में यहाँ जितने भी जो यहाँ प्राप्त हुए हैं मोहर या पशु, इस मोहर में आकृति की दाईं ओर एक हाथी और एक बाघ है तथा मानव आकृति के बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा है। चौकी के नीचे 2 हिरण खड़े दिखाई दिए हैं, जिनमें से एक खंडित अवस्था में है। अगर हम इस मानव आकृति की बात करें तो हम यह देखते हैं कि यह एक त्रिमुखी पुरुष की आकृति है, जो एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा पे बैठी हुई है। पुरुष के सिर पे सिंह है तथा कलाई के कंधे तक दोनों भुजाएं चूड़ियों से आवृत हैं। कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि पैतृक धरोहर के रूप में इन मोहरों का संग्रहित इन्हें किया जाता रहा होगा। यदि हम इस मोहर के विषय में बात करें तो इसे हम पशुपति सील के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो है इसको योगिक पोस्चर में दिखाया गया है, जो कि बताता है कि उस समय में भी मेडिटेशन या योगा का जो है प्रचलन रहा होगा। और पशुपति का जो ये सील है उसे शिव जी के साथ में जोड़ के देखा जाता है। और सिर के ऊपर जो ये सिंह यहाँ लिखा हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे ये 3 जो है इस तरीके से पॉइंटेड ये दिखता है एक क्राउन की तरह, जिसे बाद में हम इसको जोड़ते हैं त्रिशूल के साथ में। जिस प्रकार से जो है बाघ छाल पे बैठा हुआ दिखाया गया है, उसी तरह से हम यहाँ पे जो मोहर है उस पर हमें उत्केरित दिखाई देता है। यदि हम पशुपति सील के विषय में बात करें तो इसे जो जॉन मार्शल हैं वो इसे प्रोटो शिवा के नाम से पुकारते हैं। कुछ इतिहासकारों के विषय में यदि हम बात करें तो मोहनजोदड़ो एवं लोथल से प्राप्त मोहर पे जो नाव का चित्र अंकित किया गया है, इसे लोथल के साथ में जोड़ करके देखा जाता है तथा साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता में व्यापारिक उत्कर्ष की स्थिति रही थी या विद्यमान रही थी, इसे भी प्रदर्शित करने का कार्य इन मोहरों के द्वारा होता है। पाए गए मोहरों में एक विशिष्ट मोहर है जिस पर 3 सिर वाले पशु का चित्र अंकित पाया गया है, जिसमें एक सिर हिरन, दूसरा सिर श्रृंगी पशु तथा तीसरा सिर भेड़ा का इनमें पाया गया है। जो अंकित किए गए हैं जितने भी जो चित्र यहाँ पे पशुओं के, उनमें मुख्य सिर जो है वो श्रृंगी पशु का है। अगर हम राज मुद्रांक की बात करें तो मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा से राज मुद्रांक प्राप्त हुए हैं, जिसके संदर्भ में इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया है कि इन राज मुद्रा का प्रयोग व्यापारिक गतिविधियों में बाहर भेजे जाने वाले गांठों पर छाप लगाने के लिए किया जाता होगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जितनी भी जो मोहरें हैं उससे हमें सिंधु घाटी सभ्यता के न सिर्फ व्यापार के विषय में बल्कि उस समय की जो धार्मिक स्थिति रही थी तथा सामाजिक स्थिति के विषय में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। जितनी भी मोहरें प्राप्त हुई हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि पशुपति जो सील रहा है उसका, और दूसरा जो यूनिकॉर्न बुल का है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। यदि हम मुद्राओं में या मोहरे जो रहे हैं उनमें यदि हम बात करते हैं यूनिकॉर्न बुल का, तो यहाँ पे इतिहासकारों का कहना है कि जरूर इसका कोई ना कोई रिलीजियस इम्पोर्टेंस रहा होगा, जिस वजह से बहुत लार्ज स्केल में या बहुतायत संख्या में यूनिकॉर्न बुल के अंकित जो सील्स हैं या मोहरे हैं
वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से प्राप्त हुए हैं। सील्स का इम्पोर्टेंस न सिर्फ व्यापारिक दृष्टिकोण से, बल्कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मुद्राओं की तरह इसका उपयोग भी होता था, और साथ ही साथ इसे उस समय के जो रिलीजियस कंडीशन रहे थे उसके विषय में जानकारी प्राप्त करने के दृष्टिकोण से भी जितनी भी मोहरें प्राप्त हुई हैं वो भी इम्पोर्टेंट रहे हैं। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पर विराम देती हूँ। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से अन्य जो आर्ट रहे हैं या मटेरियल कल्चर जो रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, उसके विषय में और अधिक चर्चा करूंगी। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।